हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का जो जीएस वाला पार्ट है, इसके सेकंड लेक्चर पर। देखिए जीएस के बहुत सारे पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कराए हैं, लेकिन स्पेशली जो एमपी से रिलेटेड है उन चीज़ों को आपको स्पेशल रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से जीएस के सिलेबस में दिया गया है कि आपको एमपी के जीएस में चाहे ज्योग्राफी का पार्ट हो, हिस्ट्री का पार्ट हो, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हो, स्पेशली उसके कॉन्टेस्ट में आपको पढ़ना। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है एमपीपीएससी के कॉन्टेस्ट में हम लोग देख रहे हैं। और इसमें जो सेकंड लेक्चर है वो है भौगोलिक विभाजन। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में उत्तर प्रदेश को क्या किया गया है कि 9 भौगोलिक विभाजन जो जलवायु के दृष्टिकोण से 9 भागों में विभक्त किया गया है, उसी तरीके से सुविधा अनुसार अगर देखा जाए तो एमपी यानी जो प्रदेश को 7 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कौन कौन से वो पार्ट हैं उनको जान लेते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को जानने से फायदा क्या है कि जब आप एमपी की एक प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे कि वहाँ से कहाँ से क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किस जिले से कौन सी चीज़ें फेमस हैं या कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, तो अगर आप इनको ज्योग्राफिकल पार्ट को अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तो वो लर्न करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें जानना होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि मालवा के पठार की बात करें, ठीक है, पहला पार्ट, तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। यानी अगर हम लोग इस वाले पार्ट को अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो आपका पश्चिम वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका मालवा का पठार हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्तृत ये क्षेत्र है, ये आपका मालवा का पठार हो गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो कर्क रेखा इसके मध्य से होकर के गुजरती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक कर्क रेखा है ये इसके मध्य से होकर के, यानी मालवा का पठार इतना विस्तृत और मध्य से होकर के कर्क रेखा जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि इंदौर हो गया, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, अलीराजपुर, मंदसौर, धार, झाबुआ सहित कुल 18 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो काफी फेमस है। ठीक है, तो मालवा का पठार एक पार्ट आपको ध्यान। दूसरा है मध्य भारत का पठार, यानी ये जो मध्य भारत का पठार है, ये जो मिडिल वाला, ये क्या है, ये उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यानी ये उत्तर और पश्चिम यहाँ वाले पार्ट पे जो उत्तर पश्चिम भाग है इसमें जो है ये विंध्य शैल समूह का हिस्सा भी कहा जाता है। यानी मध्य भारत वाले क्षेत्र को ये विंध्य शैल समूह का हिस्सा यूपी राजस्थान से सटा हुआ है, यानी इधर जो बॉर्डर लाइन है यहाँ से सटा हुआ है। इसमें देखा जाए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यानी कि जैसे ही आप ग्वालियर से एंट्री करते हैं, यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नीमच, ये सब जो जिले हैं ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नीमच, ये जो है जिले इसके अंतर्गत, और चंबल घाटी इसी में स्थित है। तो अगर कभी आ जाए कि चंबल घाटी स्थित है, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तो आप इसको जान करके रखें कि मध्य भारत पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। देखिए छोटी छोटी चीजें, जैसे मालवा के पठार के अंतर्गत कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है वो बुंदेलखंड वाला पठार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मध्य भारत पठार के पूर्व में स्थित, तो जहां से मध्य भारत पठार खत्म हो रहा है, यानी अगर इसको मैप में देखें तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये जो ये बुंदेलखंड वाला पार्ट यहाँ है, तो मध्य भारत यहाँ खत्म हुआ, तो यहीं से जो ये वाला हिस्सा आ जाता है, ये इतना पार्ट, ये आपका हिस्सा क्या कहलाता है, ये आपका बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। क्लियर है, तो बुंदेलखंड का पठार अगर देखा जाए तो ये दतिया, तो जैसे ही दतिया, डबरा, ये सब मतलब पड़ते हैं और इन्हीं स्टेशनों से होते हुए ग्वालियर के बाद में आप एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जब आप झांसी से ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं तो दतिया, डबरा इस तरीके से प्रवेश करते हुए आप अंदर की ओर जाते हैं। तो बुंदेलखंड पठार में कौन कौन से आ जाते हैं, दतिया हो गया, ठीक है, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, सागर का कुछ भाग हो गया। तो ये सब पार्ट जो है वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मालवा का पठार देखा, मध्य भारत का पठार देखा, और तीसरे नंबर पर आपने बुंदेलखंड का पठार देखा। देखिए चीजों को मैप में समझते हुए चलेंगे तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है आगे चल करके आपके लिए, मतलब जो है एक आसान। तो मैंने बताया कि ये सब चीजें मतलब ये कोई एक्चुअल मैप नहीं है, लेकिन जब आपको चीजें जाननी होती हैं तो आप एक एमपी का छोटा सा मैप इस तरीके से बना लीजिए ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहे, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज है। अगले हम लोग बात करेंगे कि रीवा पन्ना का पठार की बात करें तो रीवा पन्ना पठार है बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो अभी बुंदेलखंड का पठार आपने मैप में देखा कि ये जो है दूसरे कलर से मैं कर दूं,
तो ये बुंदेलखंड का पठार जिसको अभी आप देख रहे थे, इसके अगर इसके देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में, यानी ये जो पूर्व वाला हिस्सा है, दूसरे कलर से इसको चेंज करके करते हैं, दक्षिण और पूर्व, ये वाला दक्षिण और पूर्व वाला हिस्सा। तो साउथ में और पूर्व में, यानी यहाँ पर जो है आपका, ये आपका रीवा वाला क्षेत्र आ जाता है और पन्ना, ठीक है। तो पन्ना और रीवा वाला क्षेत्र, यानी ये बेल्ट जो है, ये रीवा, इलाहाबाद से आकर के जब इलाहाबाद से आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर रीवा जिला पड़ जाता है, ठीक है। एमपी का रीवा टच करता है जो तो आप ये रीवा पन्ना का पठार आ जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया इसको। तो रीवा हो गया, सतना हो गया, पन्ना हो गया, दमोह हो गया, यानी इधर के जो ये 4 जिले हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो रीवा, सतना, पन्ना और दमोह, ये रीवा पन्ना का पठार है। तो क्लियर आपको होना चाहिए कि मालवा का पठार हो गया, ठीक है, मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, उसके बाद रीवा पन्ना का पठार हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ये सोन नदी घाटी के पूर्व में सतपुड़ा के उत्तर वाला भाग जो है, यानी यहाँ से सोन नदी निकलती है जो इधर की तरफ में जाती है, ठीक है। सोन नदी जो यहाँ से निकल करके और जा रही है, ये झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही। यहाँ से जो ये ऊपर वाला भाग, यानी अगर हम लोग इसको दूसरे कलर से अगर करें तो कुछ इस तरीके से जो हिस्सा वाला भाग है यहाँ, ठीक है, ये जो भाग हो जाएगा, ये कहाँ का हो जाएगा, ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे, तो ये जो हिस्सा हो जाएगा वो किसके अंतर्गत, बघेलखंड, ठीक है। यहाँ बघेलखंडी लोग, तो एकदम ईस्ट वाले पार्ट पे सोन नदी के पूर्व में, यानी सोन नदी यहाँ पर है तो इसके पूर्व वाले भाग में, और सतपुड़ा के उत्तर वाला, यानी सतपुड़ा का अगर पट्टी यहाँ पर देखा जाए सतपुड़ा, तो इसके उत्तर वाला भाग, यानी जो शहडोल है, उमरिया है, सबसे इधर यानी ईस्ट वाले पार्ट पर, सीधी है, सिंगरौली है, ये सब जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू ऐसे ऐसे हमारे तरफ जैसे मैं समझाता चल रहा हूँ, वैसे अगर आप इन चीजों को समझते हुए एक बार चलते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले लेक्चर में मैंने इसका मैप भी भेजा है, तो आप वहां से मैप से भी देख सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी, ठीक है। तो मैकाल पर्वत और जो सतपुड़ा उसकी, तो नर्मदा नदी घाटी जो उसी के समानांतर विस्तृत है, इस श्रेणी में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट ये सब है। तो सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी की अगर बात की जाएगी तो ये इसी के नीचे, ये सतपुड़ा का पर्वत है और ये मैकाल। तो सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी के जो ऐसे इस तरीके से विस्तृत वाला भाग हो जाएगा, इस भाग को क्या कहेंगे भाई छात्रों, यही आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गया। और एक है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, 7वां पार्ट है नर्मदा सोन घाटी, यानी इसे विंध्याचल श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो अगर पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र वो नर्मदा सोन घाटी, यानी जो नर्मदा और सोन घाटी वाला पार्ट है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो आपको कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ वाला टच जो यहाँ से मिलता है, ठीक है, यहाँ से छत्तीसगढ़ की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर विशेष प्रकार के चावल वगैरह, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं, जबलपुर, मांडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, ये सब जिले आते हैं। यानी कि जो नीचे का पार्ट ये सब है पूरा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, ये जो पार्ट आ जाता है वो नर्मदा सोन घाटी। तो अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले मालवा का पठार, यानी यहाँ से आप शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। उसके बगल में देखेंगे तो मध्य भारत का पठार, उसके बगल में देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार, उसके बगल में देखेंगे तो रीवा पन्ना का पठार, और सबसे पूर्व में देखेंगे तो बघेलखंड का पठार। इस तरीके से ऊपर के पार्ट हुए, और बीच वाले पार्ट में यहाँ पर 2 चीजें हैं कि जो ये आपका सतपुड़ा मैकाल वाली श्रेणी, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और उसके नीचे नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा 7 पार्ट में करके पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में इसको डिवाइड सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको मैपिंग को एक बार आपको देख लेना। अब हम लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक कभी कभी जीके का पार्ट है, क्योंकि अगर आप एमपी के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के जलवायु, वहाँ की चीजों के बारे में, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में, क्योंकि वहाँ के ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकाल रहा है, तो आपको वहाँ के बारे में बेसिक जानकारी आनी ही आनी चाहिए, इसीलिए जीएस का पार्ट विशेष रूप। तो मध्य प्रदेश के कुछ राज्य चिन्ह हैं, उनके बारे में आपको जानना है कि क्या क्या चीजें जुड़ी। जैसे अगर हम लोग राजकीय पशु की बात करें, ठीक है, तो वो बारहसिंघा है, ये आपको रट करके रख लें। एक बार आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन माध्यम से हम वीकली टेस्ट करते हैं, उसमें ये सब चीजें पूछते हैं, वहां से आपका तैयार। तो राजकीय पशु बारहसिंघा है, जिसको हम क्या कहते हैं,
रूस वर्ष, ठीक है, रूस वर्ष दुबाउ सेली, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है रूस वर्ष दुबाउ-सेली, ठीक है, 1981 में इसको जो है घोषित किया गया था। तो राजकीय पशु बारहसिंगा है, इसको ध्यान। राष्ट्रीय अगर पक्षी की बात करें तो दूधराज, ठीक है, दूसरे ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, इसको शाह ए बुलबुल भी कहते हैं, तो कभी दूधराज कभी शाह ए बुलबुल लिख करके आ जाता है। 1981 में इसको भी जो है डिक्लेयर किया गया था। और इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम है दूधराज का, शाह ए बुलबुल का, वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय मछली की बात करेंगे तो जो जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है वो महासीर है, ठीक है, 2011 में घोषणा की गई। यानी इधर जो चीजें हैं वो 1981 में की गई हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु ये चाहे पुष्प हो और चाहे वृक्ष हो, ये सब चीजें कब घोषित की गई हैं? 1981 में। लेकिन ये जो आपका जलीय जीव है, जो जलीय मच्छी है, ठीक है, जलीय जो है मछली है, वो महासीर को घोषित किया गया 2011 में। और महासीर का जो वैज्ञानिक नाम है वो टॉर प्यूटीटोरा, ठीक है, प्यूटीटोरा। तो इसको ध्यान रखना, टॉर प्यूटीटोरा, ये इसका नाम है राजकीय मछली का, ठीक है। तो राजकीय पुष्प ये सफेद लिली ये राजकीय पुष्प है, इसको लिलियम कैंडिडम, ठीक है, तो लिलियम कैंडिडम ये सफेद लिली। राजकीय वृक्ष की बात की जाएगी तो बरगद है, इसको कहते हैं फाइकस वेनगैलिमस, ठीक है, तो फाइकस वेनगैलिमस ये जो है 1981 में भी। राजकीय चिन्ह की बात की जाएगी कि जो राज इसका चिन्ह बना हुआ वो 24 स्तूपों का, 24 स्तूपों की बाह्य आकृति में, और उसके मध्य में गेहूं और धान की बालियां हैं तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक का स्तंभ बना हुआ। और ये 1956 में ही, ठीक है, जब ये भाषाई आधार पर राज्यों का पहली बार गठन हुआ था, उसी समय ही राजकीय चिन्ह, तो 56 में राजकीय चिन्ह है। और बाकी देखा जाए तो 1981 में हुआ है। और उसके बाद ये जो जलीय राजकीय मछली है महासीर, ये ना 2011 में। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे राजकीय नदी की। तो जो नर्मदा है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, अनूपपुर जिले में अमरकंटक वहां से निकलती है, ठीक है, अनूपपुर के पास से अमरकंटक जिला है, और अमरकंटक की पहाड़ियों से। और कुल अगर देखा जाए तो 1312 किलोमीटर, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई देखा जाए तो 1027, यानी अमरकंटक की पहाड़ियां देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में चली जाती हैं। तो ठीक है, तो वो अनूपपुर से हो करके और इस तरीके से एंट्री करती हैं। तो कुल देखा जाए यानी अनूपपुर में प्रवेश कर जाती है एमपी के अंदर में, और अमरकंटक छत्तीसगढ़ से ही वहां से निकल करके आती। तो ये टोटल मिला करके तो 1312 किलोमीटर की है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है नर्मदा की वो 1077, ठीक है, तो 1077 है। इसी तरीके से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का गान है, जो उसका सॉन्ग है वो क्या है? मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सुख का दाता सबका साथी, ऐसे करके जो है वो मेरा मध्य प्रदेश है, ये जो है। और महेश श्रीवास्तव जी इसके रचनाकार हैं, ठीक है, सबका या मध्य प्रदेश है तो सुख का दाता सबका साथी, तो ये जो मध्य प्रदेश का गान है ये है। और जो गायक हैं इसके, ठीक है, रचनाकार तो महेश श्रीवास्तव, लेकिन जो गायक हैं वो शांत है, ठीक है, यानी जिनको हम शांतनु मुखर्जी कहते हैं 2011 में। तो ये याद रखना है कि मछली वाली बात, ठीक है, कि अगर हम मछली राजकीय मछली की बात की जाएगी तो वो भी महासीर, वो भी 2011 में, और यहाँ पर जो गान है मध्य प्रदेश ये भी 2011 के अंदर में। अब हम लोग बात करेंगे कि राजकीय नृत्य की बात की जाएगी तो राजकीय नृत्य जो है राई, ठीक है, ये बुंदेलखंडी जो है प्रमुख रूप से बुंदेलखंड का नृत्य है राई, ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो राई जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य घोषित किया गया, ठीक है। ये जो रागनी नाटक के मध्य में नर्तकी जो होती है, जिसको बेड़वी कहते हैं, के द्वारा गाया जाता है, चाहे कोई जन्म का अवसर हो, हैप्पी बर्थडे हो, या विवाह के अवसर पर ये सब गाया जाता है। तो राई जो रागनी, ठीक है, रागनी नाटक जो होता है उसी के मध्य में नर्तकी के द्वारा, नर्तकी यानी जिसको बेवड़ी कहते हैं, उसके द्वारा जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर राई गीत है, तो बुंदेलखंडी है, इसको राजकीय नृत्य घोषित किया गया, ठीक है। राजकीय नाट्य की बात की जाएगी, जो प्ले है, नाटक होता है राजकीय नाट्य, उसको माच कहते हैं, ठीक है, राजकीय नाट्य जो है मध्य प्रदेश का वो माच है। ये मालवा का है इसलिए मालवी है, उज्जैन से इसका संबंध है, ठीक है। राजकीय खेल की बात की जाएगी तो मलखंभ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है 2013 में,
याद रखना कि मछली की बात अगर की जाएगी तो 11 में घोषित किया गया। इसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश गान की बात की जाएगी, ये भी 2011, लेकिन जो राजकीय खेल की बात है वो 2013। ठीक है, तो थोड़ा सा जो जो इम्पोर्टेंट है उनको स्पेशली रूप से फोकस भी किया गया, तो इसको थोड़ा सा एक प्रभास जोशी सम्मान जो है इस पर दिया जाता है, यानी कि जो मलखम्ब खेल है उसको जो बेहतर करता है उससे संबंधित जो सम्मान है वो प्रभास जोशी सम्मान है। मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी ये कहाँ पर जो है स्थित है, ये उज्जैन में। ठीक है, मालवा क्षेत्र में, जिस तरीके से भी मालवी क्षेत्र में नाच जो है राष्ट्रीय नाट्य है, उसी तरीके से राजकीय खेल मालवा क्षेत्र से संबंधित है, उज्जैन से है। वहीं पर मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी है और वर्ष 2013 में इसको जो है मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित किया गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि राजकीय फल, तो आम को घोषित किया गया। ठीक है, तो मैंगीफेरा जो इंडिका है इसको जो है वो क्या किया गया है, राजकीय फल घोषित किया गया। राजकीय आम अनुसंधान केंद्र ये रीवा में है, इसको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश से जो सटा हुआ है रीवा, सतना, तो ये जो जिले हैं वहीं पर राजकीय आम अनुसंधान केंद्र है, इसको आपको याद करके रखना बिल्कुल। जबकि आम का जिला जो कहा जाता है वो जबलपुर को कहा जाता है, तो आम का जिला जबलपुर होगा, जबकि राजकीय आम अनुसंधान केंद्र रीवा होगा। नूरजहां ये आम की प्रजाति, नूरजहां रूपी आम की जो प्रजाति है ये कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में बेसिकली फेमस है। ठीक है, नूरजहां आम की प्रजाति मध्य प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है, अलीराजपुर में। अलीराजपुर के किस स्थान पे, कट्ठीवाड़ा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन, ये कई बार पूछा भी जाता है कि सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाता है, सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन राज्य जो है वो एमपी करता है, इसलिए राजकीय फसल के रूप में सोयाबीन को किया गया। ये छात्रों कई बार जो है क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है, तो जब कभी आ जाए कि सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी का अगर उत्पादन पूछता है, क्योंकि सा से मिलता जुलता है, तो सूर्यमुखी ये कर्नाटक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सूर्यमुखी कर्नाटक है, जबकि मध्य प्रदेश जो है यह सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसको राजकीय फसल भी घोषित किया गया। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स है, तिलहनी फसल के रूप में होता है, लेग्युमिनस कुल का पौधा है। लेग्युमिनस कुल के पौधों की विशेषता क्या होती है, यानी ये जो वायुमंडल के अंदर में नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, अर्थात वायुमंडलीय गैसीय जो नाइट्रोजन को ये जड़ में मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल चीजें कि लोकसभा की सीटें। ठीक है, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, जब जो टोटल 550 सीटें, उसमें लोकसभा की सीटें तो 29 सीट, यानी एमपी में लोकसभा की कितने जो है सीटें हैं, 29 है। विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 230 है। राज्यसभा की जो सीटों की बात करेंगे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा की 29 और राज्यसभा में 11। यहाँ जो अपनी विधानसभा बनी हुई है, यानी मध्य प्रदेश की अपनी विधानसभा, उसमें 230 सीटें। ये तीनों चीजों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11, और जो वहां का विधानसभा है, ठीक है, जो राज्य सरकार बनती है वो 230 सीटें हैं। ठीक है, इसी तरीके से एससी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए 35 हैं। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति के लिए। इसी तरीके से एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र जो है आरक्षित किए, 47। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। एसटी 47, 35 एससी और 47 ये जो है विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। इसी तरीके से एससी की बात की जाएगी, ठीक है, वो लोकसभा में कितने आरक्षित हैं, वो 4। ठीक है, तो 4 क्षेत्र रहते हैं, जो उज्जैन, देवास, टीकमगढ़, भिंड, ये 4 जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में आरक्षित है। इसी तरीके से अगर बात की जाएगी शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में कितने हैं, तो 6। ठीक है, उसमें मंडला, शहडोल, धार, बैतूल, खरगोन, रतलाम और सिंगरौली, ये इतने जो है एसटी की। तो आपको याद रखना कि एसटी लोकसभा में कितने आरक्षित हैं, 6। लोकसभा में जो है एससी वो 4 जिले। ठीक है, इन दोनों 4 क्षेत्रों को मतलब रिजर्व घोषित किया गया। हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसका वो मुख्यालय कहाँ, वो जबलपुर में। तो ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का, नहीं तो गलती से अगर आपने भोपाल लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है, लेकिन इसकी जो खंडपीठ बनी है वो
इंदौर और ग्वालियर में बन चुकी है और भोपाल में प्रस्तावित भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, इंदौर और ग्वालियर उसकी खंडपीठ है और भोपाल प्रस्तावित है। इसी तरीके से बात करें पेशा जो कानून है, यानी इसको हम कहते हैं प्रोविजन ऑफ द पंचायती एक्सटेंशन, ठीक है, टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, इसको पेशा एक्ट के द प्रोविजन ऑफ द पंचायतीज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया में एक्सटेंशन की बात 1996 में बना और इसके अंतर्गत टोटल 20 जिले रखे गए, जिसमें 5 जिलों को पूर्ण जिले घोषित किया गया है। ठीक है, ये 5 जिलों को शेड्यूल्ड एरिया के रूप में इसको एकदम घोषित कर दिया गया, 5 जिलों को पूर्ण जिले और 15 जिलों को आंशिक जिले के रूप में किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से छात्रों ये कुछ फैक्चुअल जानकारी इनके बारे में थी, इनको हमने आप लोगों तक करेक्शन करके पहुंचा है। एक बार लेक्चर को सुनते चलिए, जो पीडीएफ आपको सेंड किया जाता है उस पीडीएफ को आप अपने पास में रखिए। देखिए होता क्या कि जो लिखता पढ़ता है कभी कभार कोई चीजें गलत भी हो जाती है तो वो बताते समय अच्छे से बता देता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन चीजों को पीडीएफ को लीजिए, लेकिन लेक्चर को सुनते हुए उनके साथ रिवीजन करते चलिए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन करके आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जो आपको टेस्ट में बराबर रेगुलर बेसिस पे वीकली टेस्ट चल रहा है, उस टेस्ट को देते रहिए। ऑटोमेटिकली आपका पढ़ने लिखने का मन करने लगेगा और जैसे ही मन बन जाता है पढ़ने लिखने में कुछ चीजें आने लगती हैं, अपने आप स्वतः ही बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं किसी चीज के बारे में जानना। आप वहां पर जॉब करने के लिए आतुर हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश के अंदर मिले, लेकिन आप सोचिए कि वहाँ के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थियों को अगर आप उनको कोई बेसिक जानकारी न दे पाइए या उनकी जो जिज्ञासा उनको शांत न कर पाइए, ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही कह लीजिए दुखद होगा। और इसीलिए जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उसने इस पार्ट को रखा है कि आप कम से कम वहाँ की जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां, उनके बारे में आप कम से कम बेहतर जानते रहें अपने विषय के साथ साथ में, ताकि उन चीजों को एक बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकें और उनको अच्छा कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, यानी उनको कह लीजिए कि अपने विषय को आप ग्राउंड लेवल पर स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, चूंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई विद्यार्थी केवल आपके विषय पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन के अंदर में अगर वो पढ़ रहा है तो 2 विषय और भी पढ़ रहा है, इसलिए आपको बेसिक जानकारी रखना ही रखना होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और टेस्ट को लगातार बैठ करके देते रहिए। सारी चीजें हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, पूरा कोर्स इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो भी चीजें, बस इतना याद रखना कि जैसे देखो ज्ञान का कोई सीमा नहीं, अगर कोई भी कहता है कि हम इसको इतने में कर देंगे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह है कि विद्वान तो भी नहीं बना जा सकता कि इस पर विद्वता हासिल कर लिया जाए, लेकिन बुद्धिमान बन करके उन सभी सेक्टरों को अगर कंट्रोल कर दिया जाए कि ये इम्पोर्टेंट है और उनको कवर अप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आप बेहतर क्वेश्चन करके चले आते हैं और अपने सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं ही, तो ओवरऑल मिला करके आप बेहतर। अभी लास्ट टाइम भी जब एमपी का हुआ था बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी से क्वालिफाई किए थे, बहुत सारे एमपी से भी क्वालिफाई किए थे और सब क्वालिफाई करते हैं। बस ये है कि जिनके पास स्ट्रेटजी होती है और पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और जीएस को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगना पड़ेगा हमारे साथ में, मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ में जुड़ करके आप रेगुलर हो सकते हैं। रेगुलर एक प्रॉपर तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।